हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर एक नए वीडियो में। कि जैसा गाइस अभी हिस्टोरी का चैप्टर 1 है ईंट मनके तथा अस्थियाँ। तो अभी यही चैप्टर चल रहा है। तो 2 पार्ट मैंने बना दिया हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो फाइनली गाइस हमने पहले पार्ट में पढ़ा था परिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल एक हेडिंग था, और हड़प्पा सभ्यता का आरंभ और कृषि प्रौद्योगिकी। तो हमने 3-4 हेडिंग पढ़ा था जो कि 9 मिनट का वीडियो था। और दूसरे पार्ट में था कृषि प्रौद्योगिकी और मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर और नालों का निर्माण और गृह स्थापत्य। तो करीबन 3-4 हेडिंग इसमें भी पढ़ा दिया था। तो आज ये तीसरा पार्ट है, तो आज इस चैप्टर को पूरा समाप्त कर देंगे इसमें। तो वीडियो देखते हैं कितना समय का बनता है। और आज हमारा हेडिंग है हड़प्पा की दुर्दशा। तो यही पहला हेडिंग है, तो इसी से स्टार्ट करेंगे। तो किताब में तो पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा था, इसीलिए मैंने इस तरह से लिख लिया हूँ। तो चलिए वीडियो के यहाँ करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली गाइस हमारा हेडिंग है हड़प्पा सभ्यता की दुर्दशा। तो इसमें जो हड़प्पा सभ्यता की दुर्दशा थी उसी के बारे में थोड़ा बहुत समझाया गया है। चलिए देखते हैं। हड़प्पा इस सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल था। यहाँ के अवशेषों से ईंट चुराने वालों ने इसे बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1875 में ही पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ने लिखा था प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर व मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंट बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस तरह इस स्थल की अनेक प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। हड़प्पा के विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं अधिक अच्छी स्थिति में सुरक्षित पाया गया। आपका दूसरा हेडिंग है दुर्ग। इस सभ्यता के दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिले हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशेष सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इन दुर्गों में से एक माल गोदाम जैसी विशाल संरचना मिली है, जिसका ईंटों से निर्मित नीचे का हिस्सा ही अवशेष है, जबकि ऊपरी हिस्सा जो संभवतः लकड़ी से बना था बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। दुर्ग की संरचना में विशाल स्नानागार भी सम्मिलित हैं। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनाई गई थीं। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गोरे का प्रयोग करके इसे जलबद्ध किया गया था। इस जलाशय के 3 और कक्ष बने हुए थे, जिनमें से एक में बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े कुएं में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरे ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी। इसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियाँ गलियारे के साथ बने एक नाले से मिलती थी। स्नानागार की संरचना को देखने से ऐसा आभास होता है कि इनका उपयोग किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। उत्खनन के दौरान इसके क्षेत्र में ऐसे कुएं मिले हैं जिनका चौड़ाई 2 से 7 फीट तक होती है। सार्वजनिक कुएं जनता के लिए बने होते थे, जबकि व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कुओं का निर्माण घरों में करवाया जाता था। सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन, ये हेडिंग दिया गया है, और इसमें एक छोटा सा हेडिंग है समाधान। संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिड हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। इनमें से अनेक पिरामिड राजकीय समाधान थे। इनके समाधानों से मृतक के शव के साथ बड़ी मात्रा में धन संपत्ति भी रखी जाती थी। प्रायः हम हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में मृतकों को गर्त में दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। यदाकदा समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। यहाँ के कुछ कब्रों से मृत भांड और आभूषण भी पाए गए हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसका अनुसार एक वस्तुओं को मृतारोपांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण प्राप्त हुए हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। निष्कर्षतः हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ मूल्यवान वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। आपका अगला हेडिंग है उत्पादन केंद्रों की पहचान। पुरातात्विक समांतर शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट को ढूंढते हैं। कूड़ा करकट शिल्पकार के लिए सबसे अच्छे संकेतकों में एक है। उदाहरणतः यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे।
यदाकदा बड़े बेकार टुकड़ों के छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, किंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे नगरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। आपका अगला हेडिंग है माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। शिल्प उत्पादन हेतु अनेक प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता था। यद्यपि कुछ कच्चे माल जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य पदार्थ जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जोड़कर मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा इसके उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। आपका अगला हेडिंग है उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। शिल्प उत्पादन हेतु हड़प्पावासी माल प्राप्त करने के लिए अनेक विधियों का उपयोग करते थे। उदाहरणतः उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में, जहाँ शंख सरलता रूप से उपलब्ध थी, बस्तियां स्थापित की। सुदूर अफगानिस्तान में सुर्तगोई, जो बहुमूल्य रंग के पत्थर लाजवाब मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था, तथा लोथल, जो कर्नियल गुजरात से, भड़ाउच सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से, और धातु राजस्थान के स्रोतों के निकट स्थित था। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे। राजस्थान के खेतड़ी अंचल तांबे के लिए तथा दक्षिण भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना उस समय कच्चा माल प्राप्त करने का एक प्रमुख तरीका था। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदाय के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन क्षेत्रों में कभी कभार मिलने वाली हड़प्पाई वस्तुएं ऐसे संपर्कों की संकेतक है। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविद ने गणेश्वर जोधापुर संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे तथा यहाँ तांबे की वस्तुएं असाधारण संपदा मिली थी। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क के आधुनिक पुरातात्विक खोजें इस ओर संकेत करती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण यह प्रदर्शित करते हैं कि ओमान तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुएं दोनों में निकिल के अंश प्राप्त किए गए, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। एक विशेष प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमान के विभिन्न स्थलों से पाए गए हैं। ऐसी मोटे पड़ते तरल पदार्थों के रिसाव को रोकने के लिए बनाई जाती थी। संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ में मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में निकिल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्क की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरे, बाट, पासे तथा मनके शामिल हैं। मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन संभवतः बहरीन द्वीप, मगान तथा मेहुला संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है, नामक क्षेत्रों संपर्क की जानकारी मिलती है। लेख मेहुला से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का नीला लाजवाब मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियों का उल्लेख करते हैं। मेहुला के संदर्भ में एक मेसोपोटामियाई मिथक यह बताता है कि तुम्हारी पक्षी राजा हो सकता है, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। अनेक पुरातात्विकों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर को कहते हैं। हड़प्पाई क्षेत्र का ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क समुद्री मार्ग से था। मेसोपोटामिया के लेख मेहुला को नाविकों का देश कहते थे। इसके अतिरिक्त मुहर पर जहाज बनाओ के चित्र भी पाए जाते थे। आपका अगला हेडिंग है मुहरे, लिपि तथा बाँट। मुहरे तथा मुद्राकन। उस कालखंड में मोहर और मुद्रकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। उदाहरण के लिए सामान का एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा गया, जिसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमाकर एक या अधिक मोहरे दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने लक्षित गंतव्य स्थान पर पहुंचने तथा मुद्रकन यथावत रहा तो इसका आशय यह था कि उक्त थैले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। मुद्राकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। एक मुहर पर पीपल की शाखा के बीच नग्न देवी खड़ी है, जिसके सम्मुख आराधक घुटनों के बल झुके हुए हैं। आपका अगला हेडिंग है एक रहस्यमय लिपि। हड़प्पाई मुहरों पर समानांतर एक पंक्ति में कुछ लिखा है, जो संभवतः मुहर के स्वामी का नाम व पतिदेव को प्रदर्शित करता है। विद्वानों का इस संदर्भ में विचार है कि मुहरों पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर, अनपढ़, अशिक्षित लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ स्पष्ट करता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 1200 मुहरों पर पशुपति
अंकित है। एक मुहर पर कुबड़ वाले बैल की प्राप्त हुई है। मुहरों पर अंकित ज्यादातर अभिलेख संक्षिप्त हैं। इनमें सबसे लंबा अभिलेख 26 चिन्हों से युक्त है। यद्यपि इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन निश्चित रूप से यह वर्णमाला जहाँ प्रत्येक चिन्ह का एक स्वर अथवा व्यंजन को प्रदर्शित करता है नहीं थी, क्योंकि इनमें चिन्हों की संख्या अधिक है जो लगभग 375 से 400 के मध्य है। ऐसा आभास होता है कि लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर से चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर से संकुचित है, जिससे ऐसा लगता है कि उत्कीर्ण लिखने वाले ने दाईं ओर से लिखना शुरू किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। मोहरों, ताबों के औजारों, मर्तबान के आवंट, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाओं, आभूषणों, अस्थि छड़ों, प्राचीन सूचना पट पर भी लिखावट के प्रमाण मिले हैं। संभव है कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस कालखंड में साक्षरता व्यापक रही होगी। बाँट तत्कालीन विनिमय बाँटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित है। उस समय बाँटों का निर्माण चट नामक पत्थरों से किया जाता था, जिस पर किसी भी तरह का निशान नहीं होते थे। ये बाँट घनाकार होते थे। इन बाँटों के निचले मानदंड द्विआधारी 1, 2, 4, 4, 16, 32 इत्यादि 1280 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए छोटे बाँटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से धातु से बने तराजू के पलड़े भी पाए गए हैं। तो फाइनली गाइस, आज का वीडियो हम यहीं पे द एंड करते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में, और कल का हेडिंग रहेगा प्राचीन सत्ता।